हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक लिफ्टर्स। तो जो आप ये टाइटल देख रहे हो मल्टी बैगर वाला, तो ये इसके पीछे मेरे पास एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स लोगे और उस टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में आप देखोगे कि जो मल्टीपल फंड्स है वो किसी एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई एक स्टॉक है जो काफ़ी म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा कॉमन है। आपको उस स्टॉक का पता चलता है कि वो काफ़ी फंडामेंटली अच्छा है, उसके कुछ टेलविंड्स होंगे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है। पहली चीज़ वो हो गई। अब अगर कोई म्यूचुअल फंड्स उसी स्टॉक में अपनी पोजीशन अभी भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उससे ये आइडिया लगता है कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है उसमें और अभी भी अपन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे टॉप 10 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा है, तो जो अपने लिए इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब मैंने ये जो रिपोर्ट है क्लॉड से बनवाई है। मैं मैन्युअली भी कर सकता था लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी है जब एआई है अपने पास। बट ये सब कुछ रिलायबल सोर्सेज से क्रॉस वेरीफाइड है, सब कुछ है, तो इस पे डाउट नहीं है। अब आप देखोगे मैंने स्मॉल कैप 10 म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, उसमें इन्होंने पास्ट 3 साल का जो सीएजीआर है उसके अकॉर्डिंग इसको शॉर्टलिस्ट करा है। अब अपने पास एक ये तरीका है स्टॉक डिस्कवरी के लिए भी कि आपको एक अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स पता चल सकते हैं और उसके साथ आपको कहीं न कहीं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो तो मल्टी बैगर भी ईज़िली मिल सकता है। तो वो चीज़ भी एक है जो इसमें अपॉर्च्युनिटी हाइड करती है। अब अपन देखेंगे ये सारे म्यूचुअल फंड्स इनकी क्या होल्डिंग्स है, टॉप होल्डिंग्स क्या है? टॉप होल्डिंग्स में देखोगे आपके पास वेटेज वाइज़ 3 टॉप 3 इन्होंने होल्डिंग्स दी है। अब इसमें आप काफ़ी कंपनीज़ देख रहे हो जो टॉप पे है तो ये तो काफ़ी फंडामेंटली अच्छी है ही। जैसे साई लाइफ साइंसेज़ मैं ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बात कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसके साथ फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन ये आईटी सर्विसेज़ वाली कंपनी है। आई डोंट नो पता करेंगे क्या हो रहा है ऐसा इसमें कि एआई के आने के बाद भी इतना इसमें इन्वेस्टेड क्यों है? उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में डाल रखा है, वो भी 9.66%। अब आप सोच रहे होंगे यार एक स्मॉल कैप फंड है, इसने लार्ज कैप में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रखा है? और लार्ज कैप में कर भी क्यों रखा है? तो सेबी का एक्चुअली एक रूल है, अगर आपकी कैटेगरी स्मॉल कैप फंड है, तो आपके 65% एलोकेशन स्मॉल कैप में होना चाहिए और बाकी का जो है वो आपके लिए फ्लेक्सी कैप है, आप कहीं भी करो। तो अभी जब वॉर हुआ, वॉर के कारण स्मॉल कैप्स काफ़ी ज़्यादा गिर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की माहौल हो चुका था। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने क्या करा, उस फंड्स को वहाँ से एग्ज़िट करके सेफ साइड पे डाल दिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में डाल दिए, जो ज़्यादा फॉल-वॉल नहीं आएगा लेकिन एक सेफली पार्क रहेगा। तो इसलिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देख रहे हो मेजर चंक में। उसके बाद कृष्णा आईएमएफएस काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है बेसिकली। उसके बाद फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन अगेन। आप यहाँ पे देखो एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का फर्स्ट सोर्स में, आईटीआई स्मॉल कैप का फर्स्ट सोर्स में, उसके बाद काफ़ी आपको टॉप 3 होल्डिंग्स में कॉमन दिख रहे होंगे। जैसे एमसीएक्स इंडिया यहाँ पे दिख रहा है, एमसीएक्स इंडिया यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद करूर वैश्य बैंक दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद मतलब काफ़ी स्टॉक्स हैं जो काफ़ी कॉमन हो रखे हैं। आपको ये तो पता चल रहा है कि ये स्टॉक्स मतलब कुछ अच्छा कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स उसमें इन्वेस्टेड है। अब अपन जाते हैं इसमें मोस्ट कॉमन स्टॉक्स कौन से हैं? तो ये सारे फंड्स के मोस्ट कॉमन निकालते हैं। तो आप देखोगे एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इसमें कितने होल्डिंग फंड्स कर रहे हैं? 1, 2, 3 प्लस अदर्स मतलब 4-5 तो कर रहे होंगे। सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र इसमें एस्टर डीएम हेल्थ केयर में। पोज़ीशन ट्रेंड क्या है? इंक्रीज़ मतलब रिसेंट में इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब एस्टर डीएम की मैं आपको एक न्यूज़ बताता हूँ, उसमें क्या चल रहा है एक्चुअली। एस्टर डीएम अपने बेड एक्सपांड कर रहा है। तो इन्होंने प्लान करा है एक्सपांशन का, लेकिन ये जो 3300 बेड्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये जो बेड्स है जब कोई नया हॉस्पिटल ओपन करते हैं या कुछ भी हॉस्पिटल नया खुलता है या बेड्स ऐड करते हैं, जो ऑक्यूपेंसी रैंप अप है उसमें अलग टाइम लगता है और उसके बाद जो हॉस्पिटल बना रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दिख रहा है, क्योंकि डेट भी दिखेगी आपको, थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी प्रेशर आता है। लेकिन उसके बाद आगे काफ़ी अच्छी मार्जिन इंप्रूव होती है, रेवेन्यू बहुत अच्छा इंक्रीज होता है। कहीं ना कहीं जब ये अनाउंसमेंट करते हैं तभी धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आगे पता होता है कि ये कहाँ स्टैंड करने वाले हैं। अब अगर इन्होंने सोचा है 3300 बेड सेट करेंगे तो कम से कम 2-3 साल की बात है, ऑक्यूपेंसी रैंप अप में टाइम लगेगा, कि ऐसा नहीं होता कि आपने 100 बेड लगा दिए कल और सारे के सारे कल से फुल होने लग गए। ऐसा नहीं होता, उसमें भी टाइम लगता है 6-7 महीने का, बनाने में 2-1 साल लगेंगे। आपको आगे का सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी भी अगर आप करंट उसमें देखोगे तो एसआरडीएम हेल्थकेयर काफ़ी अच्छा कर रहा है फाइनेंशियली। उसके बाद एक्सपेंशन के प्लान है जिसके कारण मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट है इसमें। उसके बाद वापस अपन रिपोर्ट पे जाते हैं, तो करूर वैश्य बैंक है। बैंकिंग्स अभी बैंक्स और फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ना कि लार्ज वाले लार्ज कैप्स नहीं, बट जो छोटे-छोटे हैं, ये सब काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा इनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये इसलिए एक हो सकता है करूर वैश्य बैंक, लेकिन इसका आप अगर पोज़ीशन ट्रेंड देखोगे तो होल्ड है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। उसके बाद कृष्णा आईएमएफएस, ये भी सेम एस्टर डीएम हेल्थकेयर जैसा कर रहा है, वैसे ही कृष्णा भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन में लगा हुआ है। तो जब ये कैपेक्स अनाउंस कर रहे हैं, तो इसके कारण इन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है।
कि क्योंकि अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, तो आगे जाके इनकी मार्जिन इंप्रूव होगी, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। तो इसलिए ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के हैं। उसके बाद फोर्थ में एमसीएक्स इंडिया है। एमसीएक्स इंडिया में पोजीशन अगर आप ट्रेंड देखोगे तो रिड्यूस हुई है, लेकिन स्टिल एमसीएक्स इंडिया का अभी मैंने रिसेंट में कॉन कॉल पढ़ा था ग्रेविटा का, और ग्रेविटा में उन्होंने बात करी थी कुछ तो हेजिंग से रिलेटेड कि एमसीएक्स कुछ करने वाली है, वो चालू होगा तो हमारे लिए बेनिफिट है। तो मतलब कहीं न कहीं एमसीएक्स कुछ करने वाली है और कुछ अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए एमसीएक्स इंडिया थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे अभी लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है आगे। बट अभी तो म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, रिड्यूस हो गई है पोजीशन। सिटी यूनियन बैंक ऑलरेडी आपको पता है काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ई क्लर्क सर्विसेज और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, दोनों आईटी सर्विसेज कंपनी है, और दोनों इतना एआई का इम्पैक्ट के बाद इतना नीचे गिर गए होंगे, उसके बाद भी न्यूली एडेड में दिख रहा है ई क्लर्क्स अपने को, और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन होल्ड में है। वो फर्स्ट सोर्स अपन ने देखा कि 2 म्यूचुअल फंड्स के टॉप होल्डिंग में है, तो कुछ तो अच्छा हो रहा होगा इसमें, और वो भी पता करते हैं कि ई क्लर्क्स में भी क्या हो रहा है। उसके बाद बाकी अंबर एंटरप्राइजेज़ काफ़ी अच्छी कंपनी है, अपार इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ऊपर जा चुकी होगी ऑलरेडी। अब इसके बाद अपन पोजीशन चेंज भी एक बार देख लेते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है, 5 स्टॉक्स है जो जिसमें पोजीशन इंक्रीज़ हुई है। ई क्लर्क सर्विसेज में ऐड हुई है, एचडीएफसी स्मॉल कैप ने करी है, एस्टर डीएम हेल्थकेयर में हुई है, अंबर एंटरप्राइजेज़ में हुई है, अपार इंडस्ट्रीज़ में हुई है, कृष्णा आईएमएफएस में हुई है। इन सब में पोजीशन इंक्रीज़ हुई है, और काफ़ी अच्छे-अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जो जिनके पास काफ़ी बड़े नाम है, निप्पॉन है, इन्वेस्को है, एचडीएफसी है। ये सब बाय कर रहे हैं, तो का कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा है, और अपन इनको अब टेक्निकली भी देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो अपन जाते हैं यहाँ पर, और पहले मैं आपको जहाँ से ये म्यूचुअल फंड्स में बाइंग हो रही है, ये कैसे देखना है, और क्या इनका पोर्टफोलियो है, ये कैसे देखना है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। थोड़ी देर रुको, पहले अपन यहाँ पे थोड़ा-सा टेक्निकल देख लेते हैं कि क्या चल रहा है कंपनीज़ में। तो अपन पहले देखते हैं ई क्लर्क्स। ई क्लर्क सर्विसेज़ में ओके, तो ये देखो आप यहाँ पे जब लास्ट क्वार्टर अर्निंग्स के बाद अच्छा मूव आया था, मतलब अर्निंग्स तो डेफिनेटली अच्छी थी, बट यहाँ पे अराउंड जब सारी आईटी कंपनीज गिरना चालू हुई थी क्लॉड के कुछ मॉडल्स के चक्कर में, कि डिस्रप्शन हुआ था कि जॉब चले जाएगी, सारा काम एआई कर देगा, तो ये वो वाला फॉल है। और उसके बाद आप देखोगे मार्च से काफ़ी ज़्यादा बाइंग म्यूचुअल फंड्स ने इसमें चालू करी है, और वहाँ से अक्यूमुलेशन फेज में चले गया, एंड आज ये इस लेवल को क्रॉस करके ब्रेकआउट कर चुका है। बेसिकली आप देखोगे तो कंफर्म रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। और अगर इसमें आप सबसे पहला रेजिस्टेंस इसमें देखोगे, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कहीं, जो एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, तो यहाँ तक मे बी स्टॉक ऊपर आ सकता है, बट ये रिकमेंडेशन नहीं है, बट स्टिल कंपनी में रिवर्सल आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, रिसेंट में ऐड कर रहे हैं, तो वो प्राइस में भी दिख रहा है, आज 4.71% ऊपर था। लेकिन आज इसलिए भी इम्पैक्ट होगा क्योंकि निफ्टी आज नीचे था, एंड अभी क्या हो रहा है, निफ्टी अपना गिर रहा है वॉर के चक्कर में, वॉर के कारण मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो निफ्टी पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अब जब भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के चक्कर में आ रहा है, तो आईटी कंपनी उस दिन अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि आईटी को उस चीज से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये ऐसा हो गया है कि अगर निफ्टी नीचे गिर रहा है तो आईटी सेक्टर उस दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज हो गई है, और आज बैंक्स काफी ज्यादा नीचे भी थे, क्योंकि बैंक्स में एसबीआई 7% नीचे चले गया है, और वो हमेशा ही होता है, उनका एस्टिमेट्स बीट होते हैं लेकिन वो गिरते हैं। उसके बाद अपन देख रहे थे एफएसएल, जो टॉप होल्डिंग में है दो म्यूचुअल फंड्स के। तो ओ आज ये 16.62% ऊपर है, और ये भी सेम सेम पैटर्न है जैसा ई क्लर्क्स का है। बेसिकली इसमें भी रिवर्सल कंफर्म हो चुका है, आज काफ़ी बड़ा मूव भी आ गया है, तो जो अक्यूमुलेशन पेज था उससे ऊपर जा चुका है। और इसमें भी रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं, पहला रेजिस्टेंस ये हो सकता है, या कैसे इतने के आसपास, हाँ, मतलब स्ट्रांगली यही होना चाहिए। तो जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस वैसे बचा भी नहीं है, बट स्टिल ये भी रिकमेंडेशन में नहीं है, क्योंकि और फंडामेंटली अगर अपने को चेक करना है प्रॉपर, पूरी एक कंपनी का एनालिसिस करना है, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट में बता देना आपको कौन सी कंपनी का चाहिए, तो उसके लिए पूरी अपन एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बना देंगे। उसके बाद अपन देख रहे थे एस्टर डीएम, जो काफ़ी ज़्यादा टॉप पर है, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, जिसमें एक्सपेंशन तो चल ही रहा है, लेकिन ठीक है, ये ऑलरेडी मेरी वॉच लिस्ट में था। तो अगर वीकली वीकली टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन अपने को वीकली टाइम फ्रेम पर इसमें यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो काफ़ी अच्छा मुंह आगे आ सकता है स्टॉक में। उसके बाद अपने पास था किम्स। किम्स भी ऑलरेडी आया है, मैंने ट्रैक कर रखा है, नहीं, बट डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। उसके बाद ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा पोजीशन पे दिख रहा है, अभी रिसेंट में ये भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आने लग गया है, 1.52
3-4% ऊपर है रिसेंट 3 डेज में। उसके बाद अपने पास और स्टॉक्स कौन से देखे थे अपन ने, करूर वस्या, करूर वस्या, ओके ये भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। मतलब ये इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जा चुका है, अपर रेंज पर कंसोलिडेट भी करा था, उसके बाद ऊपर निकला है। आज नीचे है क्योंकि आज एसबीआई ने इस पे प्रेशर बिल्डअप करा होगा, लेकिन ये भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। अगर ये यहाँ से वापस सपोर्ट लेता है, काइंड ऑफ एक रीटेस्ट हो जाएगा और रीटेस्ट के बाद वापस एक पुल बैक ऊपर साइड आ सकता है। उसके बाद अपने पास और तो सारे स्टॉक्स हो गए। अब इसके बाद अगर अपन और देखेंगे तो मैं आपको सिखाता हूँ कहाँ से एमसीएक्स इंडिया में रिड्यूस करी पोजीशन, काफ़ी म्यूचुअल फंड्स ने करी है। अब ये सबके पोर्टफोलियोज कहाँ से देखना है और कौन से स्टॉक में कब ऐड हो रहा है वो भी देखना है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो अपन जाएंगे ट्रेंड लाइन पर। ट्रेंड लाइन पे जाकर आप यहाँ पे स्टॉक सर्च कर लो, या तो जैसे एस्टर डीएम अपन सर्च करेंगे। एस्टर डीएम पे आए, यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग्स पे जाओ, शेयर होल्डिंग्स में मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, मंथली एमपी पर रिपोर्ट डलती है कि उन्होंने क्या ऐड करा है, क्या रिड्यूस करा है। तो वहां से आप देख सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा आपके पास एआई है, आप एआई यूज करो। तो एआई से आपको सब कुछ बाहर आ जाएगा, उसे बोल देना कि बस वेरीफाइड सोर्सेज से ले, रिलायबल सोर्सेज से ले, तो आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा। अब इसमें आप देखो क्या हो रहा है, ये अपना एस्टर डीएम का है। इसमें यहाँ पे अपने को दिख रही है नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाइंग होल्डिंग सेलिंग। 26 ने बेचा, 69 ने बाय करा, और होल्डर्स कितने हैं, 144 आई गेस। 69 ने बाय करा जो काफी अच्छी पॉजिटिव चीज है। उसके बाद चेंज कितना हुआ है, अब शेयर होल्डिंग में चेंज देखोगे तो आप पहले नवंबर 2025 का है, रिड्यूस हुआ था, दिसंबर 2025 का रिड्यूस हुआ था, लेकिन अभी और फेब में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और जो होल्डिंग्स है वो भी इस टाइम पर सबसे ज़्यादा है, मार्च 2026 में, और अभी रिसेंट में ऐड भी ज़्यादा हुए हैं। उसके बाद अगर अपन ई क्लर्क्स देखेंगे, ई क्लर्क्स शेयर होल्डिंग मंथली म्यूचुअल फंड, इसमें देखो यहाँ पे क्लियरली चेंज दिख रहा है। मार्च 2026 में इतने लोगों ने, मतलब बाइंग, इतनी बाइंग हुई, इतना शेयर होल्डिंग चेंज हुआ है। और यहाँ पे आप देखो कितना बाइंग हुआ है, 50 था लास्ट फेब में बॉट, और इस बार 92 है। क्लियर दिख रहा है कि उस पे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अभी इसका 13 मई को आई गेस रिजल्ट भी है। तो अगर आप अभी बाय करने का सोच रहे हो, अगर कुछ सोच रहे हो तो ऐसा मत करना। बट एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड ग्रोथ वॉज द हाइएस्ट बायर ऑफ डैश डैश शेयर्स इन मार्च 2026, 3.35%। उसके बाद सेलर भी था, लेकिन 0.01, बहुत कम था। ई क्लर्क्स, उसके बाद अपन देखेंगे एफ एस एल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस शेयर होल्डिंग मंथली म्यूचुअल फंड्स। इसमें भी मार्च में अपने को काफ़ी ज़्यादा ग्रीन साइड दिख रहा है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई है। 47 बाइंग, होल्डर्स थोड़े से कम हुए हैं लास्ट टाइम से, सेलर्स ठीक है लास्ट टाइम से कम हुए हैं। उसके बाद कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ वाज द हाईएस्ट बायर, 0.16%। ओके, तो अब आपने ये देख लिया स्टॉक्स का कैसे चेक करना है, शेयर होल्डिंग में जाके मंथली चेंज में। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स का भी देख सकते हो, पोर्टफोलियो क्या है। म्यूचुअल फंड्स में गए, म्यूचुअल फंड्स में स्मॉल कैप फंड्स में गए, कोई भी आपको अच्छा लग रहा है, जैसे एच डी एफ सी स्मॉल कैप, उसमें गए। नीचे आपने स्क्रॉल करा है ना, आपको यहाँ पे पोर्टफोलियोज दिख जाएंगे। जैसे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन इन्होंने बाय करा है, एरिस लाइफ साइंसेज बाय करा है, ई क्लर्क्स आपको बताया भी इन्होंने बाय करा है। और इनका सबसे ज़्यादा टॉप होल्डिंग में एस्टर डीएम है, जो अपने को पहले फर्स्ट सोर्स दिख रहा था, आई गेस एस्टर डीएम ही है अभी भी। और ऐसे आपको सारे म्यूचुअल फंड्स जो आपको सर्च करने हैं उसके आपको पोर्टफोलियो दिख जाएंगे। मंथली चेंजेस होते हैं तो वो आप चेक कर लेना। बाकी कंपनीज की साइड से भी हर क्वार्टरली बेसिस पर अपडेट आती है कि किस लोगों ने उनकी इक्विटीज बाय करी है, म्यूचुअल फंड्स ने, कौन से इंस्टीट्यूशन ने बाय करी है। बट वो सबका कोई मतलब नहीं है, मैनुअली चेक करने का कोई मतलब नहीं है जब आपके पास एआई है। अब आपको इस रिपोर्ट से कुछ स्टॉक्स मिल गए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। आपको एस डी एम हेल्थ केयर पता चल गया है कि म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं। और उसके बाद ई क्लर्क सर्विसेज आपको मिल गया है, जो कि रिवर्सल पैटर्न कंफर्म दिखा रहा है, उसमें भी ओवरी रिसेंट में ऐड करा है। उसके बाद कृष्णा आईएमएफएस, ये भी काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो ये सब आपको एक प्राइस, एक स्टॉक डिस्कवरी का भी एक वो है। आपको मल्टी बैगर भी इससे मिल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप है तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ जल्दी होती है इनमें। और अभी के टाइम पे जो क्वार्टर फोर के नंबर्स आ रहे हैं, वो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, लार्ज कैप से ज़्यादा अच्छे स्मॉल कैप में आए हैं। और लार्ज कैप आप देखोगे निफ्टी इतना ऊपर जा भी नहीं रहा है, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप, मिड कैप तो ऑल टाइम हाई पे, और स्मॉल कैप बहुत
4 या 5% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस सेक्टर में, स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में। आप ये स्टॉक्स पे फ़ोकस कर सकते हो, इसको एज़ अ प्राइस डिस्कवरी लेना, बट कोई भी जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सजेशन के उसमें मत लेना, क्योंकि अभी अपन ने उनके फंडामेंटल्स, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखी कि क्या चल रहा है। आप उनके कॉन कॉल्स पढ़ो, आप उनकी पीपीटी देखो, आप न्यूज़ चेक करो क्या-क्या रिसेंट में आ चुकी है, क्या-क्या अनाउंसमेंट हो चुके हैं उनके, और उसके बाद आप लास्ट में टेक्निकल देखो और उसके बेसिस पर एंट्री लो। खुद से पूरा रिसर्च करना सीखो, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। खुद का कन्विक्शन बिल्ड करो। बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप स्टॉक्स अच्छे ढूँढ सकते हो, शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो ये एक तरीका है, आगे काफ़ी वीडियोज़ आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना। उसके बाद पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार देख रहे हो तो, और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।